अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेता हूं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके एसएससी पेपर लीक मामले को से जुड़ी यह बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 लाख और 2 लाख के इनामियों को गिरफ्तार किया गया। सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव को गिरफ्तार किया गया है। यूके एसएससी मामले में उत्तराखंड पुलिस भी लगातार तलाशी कर रही थी। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ के गोमती नगर से दोनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह को यह बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जब से यह मामला सामने आया, इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई। 1 लाख और 2 लाख के इनामियों को गिरफ्तार किया गया है। सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव, ये दोनों शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की जो पुलिस है वो लगातार इनकी तलाश कर रही थी, इनाम इन पर रखा गया था। यह बड़ी सफलता मिली है। एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने यह पूरी जानकारी दी इस मामले को लेकर। यूके एसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख और 2 लाख के इनामी ये बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। लखीमपुर एक बार फिर से दागदार हुआ है। लखीमपुर खीरी एक बार फिर से दागदार हुई है। किसानों की हत्या के बाद 2 नाबालिग बहनों की आबरू तार तार होने का दाग लखीमपुर खीरी पर लगा है। निघासन थाना क्षेत्र में 2 सगी दलित बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ है, जिसके पांव में गोली लगी है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि हत्या के इस मामले में दोनों बहनों को अगवा करके उनके साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि वो दोनों खुद किसी छोटू नाम के आरोपी के साथ वो गई थी, जिसके बाद उनके साथ यह अनहोनी हुई है। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें छोटू, सुहेल, हफीजुल्लाई, करीमुद्दीन और आरिफ और जुनैद का नाम शामिल है। मामले में दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें दोनों बहनों की रस्सी से गला कसकर यह हत्या की गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी जिक्र किया गया है। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एसपी संजीव सुमन और एडिशनल एसपी अरुण कुमार समेत कई सीओ और इंस्पेक्टर पूरे समय मौजूद रहे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। निघासन थाना क्षेत्र और तोमिलिन पुरवा गांव की यह पूरी वारदात है, जहां पर इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार शाम दोनों बहनों के घर ये चारों आरोपियों ने धावा बोला और आरोपियों ने घर से दोनों बहनों को अगवा किया। फिलहाल जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है, आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। गैंगरेप उनके साथ किया गया। आरोपियों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया और छोटू नाम का शख्स डबल मर्डर का मुख्य आरोपी है, जिसको हिरासत में लिया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, 3, आरोपी नंबर 4, आरोपी नंबर 5 और ये 6। ये 6 की तस्वीरें आपके सामने है, जिनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, पूछताछ इनसे की जा रही है। और इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कानून व्यवस्था पर कि किस तरीके से योगी राज में कानून व्यवस्था है। हालांकि तुरंत एक्शन भी हुआ है। इन 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब इन्वेस्टिगेट इसमें हुई है पूरे मामले में और तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले से ही वो उनके जान पहचान वाले थे, अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। हालांकि परिवार की तरफ से कहा गया कि अगवा किया गया था। और वहीं लखीमपुर खीरी घटना के 24 घंटे के भीतर ही दूसरी विभत्स घटना संत कबीर नगर से सामने आई है, जहां पर एक गरीब परिवार को जिंदा जला दिया गया। हादसे में परिवार के 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत की खबर है। एक की झुलसने से हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
और कपिल मोरेश्वर पाटिल मौजूद रहे। कार्यशाला का आयोजन स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने को लेकर रहा है, जिसमें कृषि से जुड़े अलग अलग वर्कशॉप लगाए गए हैं, जिसमें कृषि से जुड़े किसानों को भी रूबरू करवाया गया। साथ ही ड्रोन के जरिए खाद्य पदार्थों का छिड़काव पर भी खास ये वर्कशॉप रखी गई है। स्मार्ट ग्राम पंचायत के तहत यूपी में 1100 क्लस्टर बनाए जाएंगे और एक क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें शामिल होगी और इससे पहले चरण में 50 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। और यूपी भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम धड़ल्ले से चल रहा है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे फंडिंग समेत 11 बिंदुओं के आधार पर लगातार इस पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसी क्रम में लखनऊ के नदवा कॉलेज में सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है। नदवा कॉलेज देश के बड़े मदरसों में शुमार है। कॉलेज में इसे एकेडमिक ईयर में 2000 से ज्यादा छात्र यहां पर पढ़ रहे हैं और सुबह करीब 10 बजे एसडीएम, एबीएसए और डीएमओ नदवा सर्वे करने के लिए पहुंचे। मदरसों के सर्वे को लेकर बन रही भ्रम की स्थिति पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई देते हुए कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किसी भी रूप में जांच में उनको ना समझाया जाए। सर्वे का मकसद मदरसों का सही संख्या में पता लगाना है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उनको सुविधाएं दी जा सके। लखनऊ के नदवे में आज सर्वे चल रहा है। मदरसों को सर्वे को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए। हमारे साथ कमाल अख्तर जी हैं। कमाल जी, आज क्या मुद्दे थे जिनको लेकर सर्वे हो रहा है और सर्वे से क्या कोई परेशानी या संतुष्टि है? नहीं, उनके पास एक प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा में 11 बिंदु हैं। उन्हीं बिंदुओं पर वो सर्वे कर रहे हैं। उसमें एक इदारा कब कायम हुआ, स्टूडेंट कितने हैं, हॉस्टल कितने हैं, सुविधाएं क्या हैं, इन्हीं पर वो मालूमात कर रहे हैं। कब का इदारा है ये और कितने बच्चे? 125 साल पुराना इदारा है। इसको 125 साल हो चुके हैं। एफिलिएशन को भी कुछ सवाल हुआ है? एफिलिएशन का मतलब तो हम ये जो नदवतुल उलमा है, ये तो एफिलिएशन से बहुत पहले का है। ये आपके जो भी बोर्ड बने हैं ये तो अभी बने हैं ना, तो इनसे एफिलिएशन का तो कोई मतलब है नहीं। आपको क्या विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं? क्योंकि इसकी मान्यता को देखकर बताया जाता है कि कई विदेशी छात्र भी। भाई, विदेशी छात्र पहले तो अच्छे खासे थे। लॉकडाउन के बाद हमारा ख्याल है कि बहुत कम है, इक्का दुक्का है, चंद रह गए हैं। पहले ज्यादा थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि ऐसे मदरसों में सिर्फ इस्लाम की पॉपुलरिटी है। बहरहाल उसके हिसाब से दुनिया इसको कद्र की निगाह से देखती है, कद्र करती है और इसका बड़ा सम्मान है बाहर के मुल्कों में। तो बहुत से वहाँ से स्टूडेंट आते भी है पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं जिनको वीजा मिल जाता है एजुकेशनल, इसलिए कि उसकी प्रॉब्लम कभी कभी होती है। लेकिन सवाल जो मदरसों को लेके उठ रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है मदरसों का, वो सिर्फ इस्लामिक के आसपास ही सिमट जाता है। यही वजह है कि सर्वों का होना चाहिए। और इस्लामी जो शिक्षा है वो तो हमारा स्पेशलाइजेशन है, वो तो मदरसे इसीलिए कायम है। लेकिन हमारा जो हाई स्कूल लेवल है, इंटर लेवल है, उसमें हमारे यहाँ वो जो कोर्स की किताबें जो NCERT में ने तैयार की हैं, वो भी हमारे यहाँ दाखिल हैं। हिंदी है और सोशल साइंस है, अंग्रेजी है, रियाजी है, हिसाब क्या है, तो ये सब NCERT की किताबें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। देखिए, मेन सवाल उठता है कि कितने जो फंडिंग को लेकर कहा जाता है कि बड़ा इदारा है, तो फंडिंग कैसे होती है और कितने स्टूडेंट अभी डोनेशन, पब्लिक डोनेशन है। कितने बच्चे होंगे इस एकेडमी के? इस साल जो है वो 2410 2410। शुक्रिया से बात करने के। कमाल अख्तर साहब है, इनका कहना है कि 24 से ज्यादा बच्चे इस एकेडमिक ईयर में इस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। रखरखाव के लिए पब्लिक डोनेशन का ही सहारा लिया जाता है और उसी के जरिए ही यहाँ की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। मदरसे को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन इनका कहना है कि मदरसे अगर हो रहा है तो जाहिर तौर पर नदवा की जब बात आएगी तो यहाँ की जो खूबियां हैं वो पूरे मुल्क में जाएगी और मुल्क से बाहर भी लोग जानेंगे कि आखिर नदवा में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से उनको रखा जाता है। क्योंकि 10 से ज्यादा यहाँ पे हॉस्टल है, 2400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नदवे की जब बात होगी और उसके बाद जब सर्वे को लेकर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे थे, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। इन्होंने सूचना दिया है और जो भी सूचना इन्होंने दिया है वो एक ऑथेंटिक सूचना दिया है, प्रमाण के साथ सूचना दी है। देखिए, मंशा सिर्फ ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेसिकली उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उनके पास पानी की, शौचालय की, लाइट की, पढ़ने का माहौल है कि नहीं।
उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी जिलों के मदरसों के सर्वे के आदेश दिए गए थे और इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एक टीम का गठन किया है। टीम ने आज से जनपद में मदरसों के सर्वे का काम करना शुरू कर दिया है और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक प्रशासन के पास जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कोई लिस्ट नहीं थी। जनपद में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हुआ और अभी तक ऐसे 13 मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 12 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चलते ये पाए गए हैं। और इसी दौरान सर्वे के लिए गठित टीम मदरसे में आय व्यय का हिसाब, छात्र संख्या, मदरसे में पढ़ने वाले स्थानीय और बाहरी छात्रों की संख्या जैसे अन्य बिंदुओं पर सर्वे कर रही है। तो मदरसे मुजफ्फरनगर में 114 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कल से हमने ये सर्वे शुरू किया है, जिसमें कल हमने 13 मदरसों का सर्वे किया था, जिसमें से 12 गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और आगे आने वाले दिनों में सभी तहसील में हम ये सर्वे करेंगे। सर्वे अभी जारी है। और सहारनपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने देवबंद इलाके के एक शिव मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया है। इस दौरान उन्होंने ज्ञानव्यापी में भी जलाभिषेक करने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही यह भी कहा कि उनके पूर्वज भी भगवान का जलाभिषेक ही किया करते थे। जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर। हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। हमारे पूर्वज भी जो है वो जलाभिषेक किया करते थे। अपनी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है। और उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा जेल से माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आज तलब करने का जज ने आदेश दिया था, जिसके चलते आज मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों पर कोर्ट ने यह आरोप तय किया है। पेशी के बाद मुख्तार मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में आया और कहा कि बोलने पर पाबंदी है। वहीं इस मामले में गवाही के लिए 30 सितंबर तक की जो डेट है वो निर्धारित की गई है। क्या पाबंदी है? क्या पाबंदी है? क्या पाबंदी है? क्या पाबंदी है? और कोलकाता पुलिस और एटीएस ने सहारनपुर से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का कनेक्शन अलकायदा के संगठन AQIS से बताया जा रहा है। संदिग्ध का नाम फैजल अहमद उर्फ शाहिद मजूमदार है। वहीं बांग्लादेश के माल्टा का रहने वाला वो बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कोलकाता पुलिस ने हसनत नाम के एक आतंकी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके इनपुट से सहारनपुर से यह गिरफ्तार किया गया था। और वहीं उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर आज गोरखपुर जिले के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय स्कूल खोलने की योजना बनाई है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय के तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय ये खोले जाएंगे। मंत्री अनिल राजभर ने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि बाल श्रम को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और अभी तक चुने गए प्रतिष्ठानों से कुछ मासूम बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने का हम लोगों ने फैसला किया। कई ऐसे प्रतिष्ठान हम लोगों को देखने को मिलते थे। कोई भी आदमी है समाज में, अपने मकान में अपना रहने का भी काम करता है और छोटी मोटी दुकान खोलकर अपने रोजगार का भी रास्ता वो खोजता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को हमने पंजीयन से मुक्त कर दिया है। और वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे थे। केशव ने यहां पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अमले को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर तरह से महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाए और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में विकास की तरफ अग्रसर है। कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। सर्वे तो निरंतर अलग अलग प्रकार के चलते हैं। इसमें सर्वे चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाते हैं
उनका भी सर्वे चल रहा है और उनका सर्वे करके उनके खाते में जो पैसा जाता है तो सर्वे पूरा करके किया जाएगा। इस समय सर्वे चल रहा है जो स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का, तो ये सर्वे काम अधिकार चलता रहता है। तो वह सर्वे के काम को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज आए। हम उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर से अधिकारियों पर बरसते हुए नजर आए हैं। खबरों के मुताबिक विधायक को जनता दरबार में मकानों और पार्क की जमीन पर कब्जे की सूचना मिल रही थी और आज लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर खुद कब्जे की गई जगह रूपनगर और नेहरू पार्क नंद किशोर वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कैमरे के सामने ही उप जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी वो माफियाओं को शरण दे रहे हैं। ऐसा आरोप है कि कब्जा करके जो मकान बने हुए हैं ये एक पार्क की जमीन है और इस पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का यह आरोप है कि भू माफियाओं ने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके इस पार्क की जमीन को बेच दिया है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए नंद किशोर गुर्जर के बयान पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि जब बीजेपी के अपने ही विधायक अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लूट डकैती बता रहे हैं तो कोई और सबूत फिर इसमें क्या चाहिए। अब बुलडोजर कहां है। आगे लिखा है कि यह क्रोध हिंसा नहीं मिलने वाला है या अपने अधिकार क्षेत्र में किसी और के हस्तक्षेप का है। मान्य राजनाथ सिंह जी, मान्य कल्याण सिंह जी, मान्य मुलायम सिंह जी अधिकारियों का और नेताओं का बैलेंस रखते थे। पूरे प्रदेश में काम चलता था, बढ़िया काम होते थे, ना भूमाफियाओं की ताकत थी। कल्याण सिंह जी सरकार थी, मान्य राजनाथ जी की सरकार थी तो भूमाफिया भाग गए थे, नकल माफिया भाग चुके थे। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया, उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। अधिकारी एक ही अधिकारी पूरे सिस्टम में बैठ करके विधायकों को अपमानित करेगा, ऐसा कहीं हुआ क्या? इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1.25 घंटे हम बैठे रहे और हमने लिखा है कि फुटेज निकलवा ली जाए। बोले एक विधायक जाएगा, जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ, लोकतंत्र में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल होता है और एक अधिकारी उससे बात भी नहीं करेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे को सियासी ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान के बाद से हुई है जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम मौर्य को 100 बीजेपी विधायक तोड़कर सपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। नासमझी का परिचय है। सांसद जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो समाजवादी पार्टी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की परवाह न करें। माननीय अखिलेश जी तो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन सांसद जी को मेरी सलाह है कि वो अपनी टिकट बचाएं, क्योंकि जैसी मुझे सूचना है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये पता चला है कि वो आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा है। यही कारण है कि इतना महत्वपूर्ण समय जब चुनाव केवल 1.5 साल बचा है तो इन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि यदि अखिलेश जी केशव जी मौर्य जी के बारे में जो बोला है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है देश की और अखिलेश जी अभी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का यदि विलय कर दे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है और यह जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ में होने वाली चीड़ को विनाश कहा जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि यह विकास है जिसका जिक्र मुलाकात में भी हुआ है और विदेश में कई देश चीड़ से कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। राज्य की दृष्टि से बातचीत करूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो पिरूल को लेकर के था, यानी कि चीड़ को लेकर के था, क्योंकि हिमालय दिवस पर भी एक आवाज़ उठ रही थी कि चीड़ जो है ये विनाशकारी है और इसलिए चीड़ को हटाना चाहिए, चीड़ कटना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। जो कुछ मैंने अनुभव किया अपने इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, तो मुझे नहीं लगता कि कभी चीड़ को समाप्त किया जा सकता है। और कुल मिलाकर चीड़ के बारे में आज दुनिया के देशों में जो काम हो रहा है, मैं मानता हूं कि चीड़ विनाश नहीं,
हमारे विकास का बहुत बड़ा आयाम ये चीड़ में है। इंडोनेशिया 127 किस्म के आइटम चीड़ के रेजिन से लेकर, चीड़ की पत्तियों से लेकर, उसकी छाल से लेकर उसे बना रहा है। हमारे राज्य में भी जब मैं सीएम था तो एक गरुड़ में एक फैक्ट्री लगी थी, उसमें भी 10-11 किस्म की चीज़ें बन रही थी। उसमें मैंने तत्कालीन जो हमारे सचिव थे उनको कहा था कि एक टीम जा कर के इंडोनेशिया में जाकर इसका अध्ययन करिए, लेकिन तब तक कोविड हो गया और वो सारा मामला वहीं रुक गया। और उत्तराखंड में फिर एक बार नए जिले के गठित करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तरफ इशारा भी किया है। नए जिले की मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी खासा सक्रिय नजर आ रही हैं और उनकी भी मांग है कि राज्य में नए जिलों का गठन होना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि साल 2011 में कोटद्वार को अलग जिला बनाने की घोषणा की गई थी और ऐसे में कोटद्वार से ही नए जिलों की शुरुआत होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।